ठीक है। द इरिवर्सिबल एक्शन ऑफ एस्पिरिन रिजल्ट्स इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ इट्स एंटी प्लेटलेट इफेक्ट एंड इज द बेसिस ऑफ फॉर इट्स यूज एज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग। अब जो ये ऊपर वाला पाथ हमने पढ़ा है ना, इसमें से जो जब कॉक्स इनहिबिट होता है ना, तो थ्रोम्बोक्सिन भी इनहिबिट होता है। थ्रोम्बोक्सिन आपका ना प्लेटलेट एग्रीगेशन में भी इन्वॉल्व होता है। तो जब इसी वजह से जब आप कॉक्स ये एस्पिरिन देते हो ना, तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन भी नहीं होती, तो एज एन एंटी क्लॉटिंग ड्रग भी, एंटी प्लेटलेट ड्रग भी हम लोग एस्पिरिन को यूज़ करते हैं और इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी होता है। तो एस्पिरिन के इफेक्ट्स अगर आपसे पूछे जाएँ तो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा ऑस्पी के लिए भी और MCQs के लिए भी आ सकता है कि एस्पिरिन के पास क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो एस्पिरिन हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, एनाल्जेसिक इफेक्ट यानी पेन रिलीविंग इफेक्ट, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। ठीक है। सो अभी तक हमने ये 3 इफेक्ट पढ़े हैं। उसके बाद अब इफेक्ट्स पर आ जाएं। एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स आर इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। कॉक्स इनहिबिटर्स रिड्यूस द मैनिफेस्टेशंस ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑल्दो दे हैव नो इफेक्ट ऑन अंडरलाइंग टिश्यू डैमेज और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। जो भी डैमेज हो चुका है उस पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट ऑन गोइंग इन्फ्लेमेशन जो होनी थी उसको स्टॉप कर दिया उन्होंने। These inhibitors also suppress the prostaglandin synthesis in the CNS that is stimulated by pyrogens and thereby reduce fever। अब चौथा एक्शन हमने एस्पिरिन का क्या पढ़ा, इट इज़ ऑल्सो एन एंटीपायरेटिक ड्रग एज वेल, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो आपके पायरोजेंस जो केमिकल्स ने जाके ब्रेन में फीवर कॉज करना था ना, ये उनके सिंथेसिस पे काम कर देंगे। ठीक है। द एनाल्जेसिक मैकेनिज्म ऑफ दीज एजेंट्स इज लेस वेल अंडरस्टूड। ठीक है, बाकी हमने पढ़ लिया प्लेटलेट इफेक्ट क्यों होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट क्यों होता है, एंटीपायरेटिक क्यों होता है, बट एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है, बट वो उसका मैकेनिज्म इतना नोन नहीं है। एक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल पेन सेंसर्स में बी डिमिनिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन इंजर्ड टिश्यू। इसमें वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है क्योंकि पेन पाथवे है ना, कि रिसेप्टर से पेन गई और उसने ब्रेन तक जाना है, तो हो सकता है जहाँ से पेन के रिसेप्टर्स को परसीव करें वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन कम होने की वजह से पेन सेंसेशन कम हो गई हो। ठीक है, ये बस एक थ्योरी है। इसके बाद वो कह रहे हैं इन एडिशन अ सेंट्रल मैकेनिज्म इज ऑपरेटिव। Cyclooxygenase inhibitors also interfere with the homeostatic function of prostaglandins. As I have told, most important, they reduce prostaglandin mediated cytoprotection in the GIT tract and autoregulation of renal function. तो यही इसी वजह से उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिया एस्पिरिन के क्या क्या होते हैं। प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करता है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट होता है, एनाल्जेसिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। चारों यहाँ लिखे हैं, जबकि जो एसिटामिनोफेन है उसका सिर्फ और सिर्फ एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, बहुत माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये आपने डोजेस इसकी याद रखनी है, डोजेस पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि कौन सी डोज के अंदर एंटी प्लेटलेट इफेक्ट आएगा। सो लेस देन 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और इंटरमीडिएट डोजेस कौन सी हैं जिन पे एंटीपायरेटिक इफेक्ट आएगा, हाई डोजेस पे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एस्पिरिन। और एक एट्रोपिन में भी होता है, ANS में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर भी कुछ डोज रिलेटेड इफेक्ट्स होते हैं। सो ये वाली ड्रग क्योंकि बहुत कॉमनली यूज है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एस्पिरिन को अगर आपने देखा हो ना, तो बहुत अगर किसी को एंजाइना की पेन हो रही हो ना या MI आया हो, तो उसको फॉरन अगर आप एस्पिरिन च्यू करा देना तो फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि इट इज़ एंटी प्लेटलेट ड्रग, तो क्लॉट को ये डिसलॉज करने में हेल्प करती है। Aspirin is readily absorbed and is hydrolyzed in the blood and tissues to acetate and salicylic acid. Salicylate is a reversible, non-selective inhibitor of cyclooxygenase. Elimination of salicylate is the first order at low doses with a half-life of 3 to 5। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि एस्पिरिन हाई डोजेस के ऊपर, ये भी MCQ आता है व्हेन यू विल स्टडी जनरल फार्मा इन डिटेल, या जिन लोगों ने पढ़ लिया है, सो यू विल स्टडी कि एस्पिरिन सिर्फ 3 ड्रग्स ऐसी हैं जिनका जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन है, जिनकी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन है। हाई डोजेस ऑफ एस्पिरिन, इथेनॉल और अल्कोहल और फेनेटोइन, ये 3 ड्रग्स हैं जिनकी जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन है, बाकी सारी ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन इज वाया द किडनी। उसके बाद है जी अदर एनसेड्स। ठीक है, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। नेप्रोक्सिन एंड पायरोक्सिकैम, इसमें से आपको नाम आने चाहिए, इंडोमैथासिन, कीटोरोलैक, जो अभी हमने पढ़ा। अच्छा, उन्होंने आगे यूजेस बताए हैं। द अदर एनसेड्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन, स्पेशली मस्कुलोस्केलेटल इन्फ्लेमेशन, जैसे गाउट और आर्थराइटिस के अंदर वो वाली पेन को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा डिस्मेनोरिया, हेडेक, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ये वाली ये यूजेस आपको याद होने चाहिए, MCQs में आ सकते हैं और वैसे भी टीचर पूछ सकते हैं। अगर आपको मैं बताऊं, ये वाले जो टॉपिक्स हैं जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, एनसेड्स हैं, ओपियोइड्स हैं, तो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, स्केचेस अगर आप लोग कर लेना, सिर्फ एक तस्वीर करनी पड़ेगी और आपको भूलेगा भी नहीं, वरना ये जो यूजेस है ना, ये ऐसे आपको भूल जाएंगे। सो अगर आप वहाँ से कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छे याद रहेंगे और रिवाइज करने में भी आसानी होगी आपका। विद इन 1 आवर आपका जो है वो फार्मा क्लियर हो जाएगी फॉर माइनर्स। ठीक है, सो आई हैव लर्न के स्केच इज अ लाइफ सेवर। ओके, कीटोरोलैक सिस्टमिक एनाल्जेसिक ड्रग है, बट उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं है। इट इज़ ओनली एनसेड अवेलेबल इन पारेंटरल फॉर्मुलेशन, बाकी सारी ओरल होती हैं मोस्टली।
ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एनसेड्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कॉलन कैंसर, ये बस उन्होंने ऐसी एक एडिशनल बात लिखी हुई है। और उसके अलावा एनसेड्स रिड्यूस पॉलीफॉर्मेशन पेशेंट्स विद प्राइमरी फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, यू हैव जस्ट टू लर्न द यूजेस जिसमें हम इनको देते हैं। डिस्मेनोरिया, हेडेक, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ एस्पिरिन, क्योंकि आपके जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करेगा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन ही आपके डक्टस आर्टेरियोसिस को पेटेंट रखते हैं। तो जब उनकी बर्थ के बाद तो हमें उसको बंद करना है ना, तो हम एस्पिरिन देते हैं ताकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बंद हो जाएँ और वो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस भी ट्रीट हो जाए। उसके अलावा आर्थराइटिस और गाउट में देते हैं। टॉक्सिसिटी में द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम थेरेप्यूटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी डोजेज इज गैस्ट्रिक अपसेट, जैसे हमने बात की कि गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो सकती है, अपर जीआई ब्लीड हो सकता है, और रीनल इफेक्ट्स, ये दो चीज़ें हैं जिनको अफेक्ट करता है बाय कॉक्स-1 एक्शन। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। एस्पिरिन इंक्रीजेस ब्लीडिंग टाइम, चूंकि एंटीप्लेटलेट ड्रग है। व्हेन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय इवन स्मॉल डोजेस ऑफ एस्पिरिन, पर्सन्स विद एस्पिरिन हाइपर सेंसिटिविटी, जिनको एलर्जी होती है, उनका एस्थमा एग्जैसर्बेशन हो सकती है। क्योंकि आपको अगर याद हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने थर्ड ब्लॉक में भी पढ़ा होगा कि एस्पिरिन, अब वापस अगर आप लोग इस पाथवे पे आए ना, जब हम एस्पिरिन देंगे ना तो ये वाला पाथवे इनहिबिट हो जाएगा। एस्थमा के अंदर चूंकि वो एलर्जिक रिएक्शन है, तो ल्यूकोट्राइन्स आर बेसिक मीडिएटर्स, तो जब आप इस पाथवे को इनहिबिट करेंगे तो एराकिडोनिक एसिड एक्युमुलेट होगा और वो शंट हो जाएगा टुवर्ड दिस पाथवे, और ल्यूकोट्राइन्स की प्रोडक्शन मैसिव हो जाएगी, व्हिच कैन लीड टू एक्सेसिव हाइपरसेंसिटिविटी। तो एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इन एस्थमा। ये बहुत कॉमन सवाल है, अगर आपने ये गलत कर दिया तो आपके एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टू एस्पिरिन प्रीक्लूड्स ट्रीटमेंट विद एनी एनसेड। ठीक है, आपने एस्थमा के पेशेंट में नहीं देनी है। हाई डोजेस ऑफ एस्पिरिन, टिनाइटस, वर्टाइगो, हाइपरवेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। इसके अलावा इट कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये सारी बातें हैं जो कि आपको रट्टा लगानी पड़ेंगी। या दूसरा चीज़ क्या है जो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, दैट इज स्केची। ठीक है, और ये राइस सिंड्रोम का नाम अपने याद रखना है। ठीक है, ये इसकी वजह से हो सकता है, विच इज़ बेसिकली लिवर डिजनरेशन और ब्रेन की डिजीज होती है। देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। ऑल राइट, नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स की बात करें तो उसमें भी जीआई डिस्टर्बेंस है, देयर इज अ रिस्क ऑफ रीनल डैमेज, और बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पढ़ ली है। उसके अलावा सीरियस हेमेटोलॉजिकल रिएक्शंस हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड विद इंडोमेथासिन। ऑल राइट, कॉक्स-2 इनहिबिटर जिसमें सेलिकॉक्सिब और रेफेकॉक्सिब और वाल्डेकॉक्सिब आती हैं, दे हैव रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ जीआईटी इफेक्ट्स बिकॉज दे ओनली selectively inhibit COX-2, which is basically mediated in inflammation. The COX-2 inhibitors carry the same risk for renal damage, लेकिन इससे renal damage उतना ही होता है बिकॉज ये जीआईटी वाले पे नहीं एक्ट करते, बट renal पे COX-2 ही होते हैं, तो ये उन पर एक्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज COX-2 contributes to homeostatic renal effects, clinical trial data। अच्छा, इसमें बस जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने पढ़ ली। एसिटामिनोफेन पे आ जाते हैं। एसिटामिनोफेन इट इज़ ओनली ओवर द काउंटर नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है बट एनाल्जेसिक है। फेनेसिटिन इसकी एग्जांपल है। अ टॉक्सिक प्रो ड्रग दैट इज मेटाबोलाइज्ड टू एसिटामिनोफेन इज स्टिल अवेलेबल इन सम कंट्रीज। फेनेसिटिन नहीं यूज़ करनी चाहिए, टॉक्सिक ड्रग है, ये हमारी बॉडी में जाके एसिटामिनोफेन में चेंज होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, अनक्लियर है। द ड्रग इज ओनली अ वीक COX-1 और 2 इनहिबिटर इन पेरिफेरल टिश्यूज, दैट्स वाई इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स इतने नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इफेक्ट्स एनर्जीजिक है और एंटीपायरेटिक है। ठीक है, ये दो इसके इफेक्ट्स हैं, उसके इफेक्ट्स भी याद रखने हैं और इसके इफेक्ट्स भी याद रखने हैं। इसमें कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी प्लेटलेट इफेक्ट नहीं है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एसिटामिनोफेन इज इफेक्टिव फॉर द सेम इंडिकेशंस एज इंटरमीडिएट डोज एस्पिरिन, लाइक गाउट, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके अलावा डिस्मेनोरिया और जो हमने ऊपर कंडीशंस पढ़ी उसके अंदर। ठीक है, स्पेशली इन चिल्ड्रन विद वायरल इन्फेक्शंस और जिसके अंदर एस्पिरिन इंटॉलरेंस हो, जो हाइपर सेंसिटिव हो, उन कंडीशंस में एसिटामिनोफेन इज अ वेरी सेफ ड्रग। एसिटामिनोफेन इज वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली एंड मेटाबोलाइज्ड इन लिवर। अच्छा, वो किडनी में मेटाबोलाइज होती थी, ये लिवर में होती है, डिफरेंस है। एसिटामिनोफेन और एस्पिरिन का डिफरेंस एससीक्यूज में भी आ जाता होता है। ठीक है, टॉक्सिसिटी इसकी क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी थेराप्यूटिक डोजेस पर तो बहुत कम होती है। हाउएवर जब आप इसको बहुत ज़्यादा ओवर डोज में ले लेंगे, फिर चूंकि ये लिवर से एक्सक्रीट होती है तो लिवर बहुत हाइपर ओवरलोड हो जाता है लिवर के ऊपर, और लिवर इम्पेयरमेंट हो जाती है। और जो लिवर के एंजाइम्स हैं, साइटोक्रोम P450 एंजाइम विच आर बेसिकली इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म, उनके ऊपर टॉक्सिसिटी हो जाती है। दिस अकर इफ सबस्ट्रेट फॉर फेज 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आर लैकिंग, यानी कि आपके क्या होता है, जो आपके फेज 1 के इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, उनकी ऑक्सीडेशन कर देती है ये ड्रग। जब उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो जो फेज 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शन के सबस्ट्रेट थे वो कम हो जाते हैं। वो कम हो जाते हैं तो क्या होता है, फेज 2 रिएक्शन नहीं हो रहा होता, तो बेसिकली आपके जो है वो लिवर के जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है ना, उसका अनबैलेंस हो जाता है। प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसिटाइलसिस्टीन
एन एसिटाइलसिस्टीन ये एंटीडोट है आपके एन एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग का। अ सर्फ हाइड्रल डॉलर में बी लाइफ सेविंग आफ्टर एन ओवरडोज। पीपल हु रेगुलरली कंज्यूम 3 or more alcoholic drinks per day are at an increased risk of acetaminophen induced hepatotoxicity because alcohol is also hepatotoxic, acetaminophen is also hepatotoxic। तो दोनों जब प्लस हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एनसाइड्स एंड एसिटामिनोफेन। डिफरेंस इनका आ जाता है एग्जाम में, और ये वाली डायग्राम आ सकती है औषधि के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने साथ साथ बता दी। इफेक्ट्स आ जाते हैं कि इसके कौन से इफेक्ट्स हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।